नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी साहित्य है और आप हैं गोपाल लाल जोरवाल के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको नित्य प्रतिदिन हिंदी साहित्य की एक मूल कृति के बारे में बताते हैं या फिर एक मूल कृति आपको सुनाते हैं। तो इसी संदर्भ में, जैसा कि आप सबको विदित है, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज शुरू कर रखी है और जिसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उसमें हमने जाना कि पिछली वीडियो में गोरखनाथ और सिद्धों में संबंध और गोरखनाथ के जो साथी थे, जो नाथ साहित्य में आते थे, उनका सिद्धों से मूल संबंध क्या रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, रंगों के इस त्यौहार की आपको शुभकामनाएं, और आप अच्छे तरीके से होली मनाएं। आप खुश रहें, आपके परिवारजन, आपके शुभचिंतक और चाहने वाले खुश रहें और उनके भी चाहने वाले खुश रहें। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि गोरखनाथ के बाद में भी अपभ्रंश की भाषा चली। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपभ्रंश प्रकरण पर कि लास्ट में कहाँ तक, अंत में कहाँ तक हमने गोरखनाथ के बाद में कौन कौन से कवियों को पढ़ना है और कौन कौन से कवियों की भाषा अपभ्रंश रही है, अपभ्रंश से मिलती जुलती रही है या फिर तत्कालीन देश भाषा थी। तो आइए जानते हैं गोरखनाथ के बाद के कवि जो अपभ्रंश में हुए हैं। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने बरखस उसी सार्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे बहील, बुढ़िल मिले हुए हैं। पुराने शब्दों की व्यापकता का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिम हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के एक उदाहरण है, देखिए। जो सो मारिया पैठो जाऊ किंजे करंत जाओ तब जब तब ताब, यानी तब मई कोई प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगाल के नहीं, सौर सैनी प्रसूत पुरानी पश्चिम हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली भाषा अर्थात काव्य भाषा है, जो गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यह भेद आगे चलकर कबीर की साखी रयमनी यानी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी है, पर रैमनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह यानी सरहपा की बात है, सबसे पुराने अर्थात विक्रमी संवत 690 के हैं, और इसको इस विषय में देखें तो 633 आएगा के अंत हैं। अतः विक्रमी सप्तमी के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रमी शताब्दी 7वीं शताब्दी के अंत चरण में मिलता है। दूसरी बात, सिद्धों में देखिए, दोबारा देखिए, सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रमी संवत 690 के हैं, सन 633। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रमी 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों में निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच में किस प्रकार के भावों को लिए जगह निकलती, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने ब्रह्मा पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्र ज्ञान विद्वानों का तिरस्कार करने वाले और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियों, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद बिंदु, श्रुति, नृति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यह परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस
प्रकार के वेदांतों के ज्ञानवाद और सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुपयोगी भाषा भी। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन स्वाभाविक सरणियों, अनुयायी अनुभूतियों और दशाओं में से उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य का साहित्य तो कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की और जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। हेमचंद्र, देखिए नए कवि की शुरुआत हो गई है यहाँ से, इसीलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप विशेष रूप से मुख्य ध्यान दें। ये इसका एक अगला पार्ट मान सकते हैं, छोटा बिंदु। हेमचंद्र आप यहाँ से समझिए। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1140 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230। तो इनकी संवत अगर 1140 की आप निकाल के देखेंगे और 1199 की तो मिल जाएगी सारी ईस्वी सन में, कि यहाँ उनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में उन्होंने पूरे दोहे और पद्य उद्धृत किए, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, यानी कि इनके समय के पहले के ही होंगे। भल्ला हुआ जू मारिया बहिणी महारू कंत, लज्जे जंतु वैसन सिहु जही भग्गा भरू एंतु। कंतु मतलब पति और प्रीतम। इसमें कहते हैं कि भला हुआ जो मारा गया, हे बहन महारा कंत यानी मेरा पति यदि भागा हुआ घर आता तो अब मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। समवयस्का मतलब अपनी सखी संगियों से। जय जो न आवई दुहु घरु कोई आमहु तज्जु, वैणु जय खंडहि तो सही ए सो पीऊ होई न मुंझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो मेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो वचन तेरा खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ है कि जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। आगे देखिए। जे महुदिना दिहिड़ा दहिए पवन सेंद, ताण गण तये अंगुलिये जज्जईराउ नणे। जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय के प्रवास जाते हुए मुझे दिए गए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई है। अगला देखिए। पिय संगमई कई निधु, पिय संगमी कऊ निधड़ी, पिय हो पर खहो कम केव, मई मिन्न विमिन्नाय निंदल एव तेव। अर्थात कि प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, क्यों न नींद, न यो नींद न त्यों नींद। ठीक है। व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्यास्त्रय काव्य की रचना की है, जिनके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। सोमप्रभ सूरी, अब अगले कवि का नाम आता है सोमप्रभ सूरी। आप यहाँ से इसको 2 नंबर समझ सकते हैं। ठीक है। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। उन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रबोध नामक एक गद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक
प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत भाषा में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ द्वारा सिद्धपाल कवि के बने हैं। सोमप्रभ दोनों समान है और प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। समझ रहे हैं, इन दोनों का कार्यकाल एक है, सोमप्रभ और सिद्धपाल का, दोनों ने मिलकर काम किया है इस समय पे। तो एक बार देखिए, एक दोहे का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। रावण जायऊ जही दिहई दह मरी तैहु जनी कवणु पियावहु खीरु। शरीर रावण उत्पन्न था, माता चिंतित हुई कि दूध किसको पिलाऊं, यानी कि कंफ्यूजन है कि दूध किसको पिलाया जाए, एक मुंह है कि 10 मुंह है इसके। वही मनोहर गत गंगा जल पखालिवा सुनहि की होई पवित्र। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो गंगा जल से धोई कुछ क्या पवित्र हो सकती है। गात्र मतलब शरीर, यानी नरम शरीर अच्छा तो कुतिया पवित्र हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका भावार्थ समझने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन शब्दों को समझिए कि उस समय पे कुतिया को क्या कहते थे, शरीर को क्या कहते थे। आगे देखते हैं, देखिए, पिए हऊ धिक्कई सौल दिनी तू ही कही किलंत धोड़ई जल जिमि मलच्छई तवलो मिली करंत। हे प्रिय, सारे दिन तेरी विरहाग्नि में जैसे वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबलेली करती है। अब अगले कवि की शुरुआत होती है, जो है जैनाचार्य मेरुतुंग। ये भी उसी समय के आचार्य थे। इनका नाम आचार्यों की गिनती में बड़े शान से लिया जाता है, जैनाचार्य मेरुतुंग। तो जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंधन के ढंग का बनाया, भोज प्रबंध ढंग का बनाया, जिन्होंने बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए थे और कुछ मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने तब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी बना लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणावलती से प्रेम हो गया और इस प्रसंग में दोहे देखिए, यानी कि बंदी बनाया था राजा को, किसको, मुंज को, ठीक है, और तैलप ने बनाया, तैलप की बहन से उसको प्रेम हो गया मुंज को। फिर उसी संबंध में दोहे रचे गए और उन दोहों में क्या है एक बार देखिए। झाली तुट्टी कीन मुंग कीन हुए उज्झर पुंज हिंदई दोरी विधौ जिमि मंडप तिमि मुंज। टूटी हुई आग से क्यों न मरा, छार पुंज से क्यों न गया, डोरी में बंधा बंदर वैसे झूमता है मुंज। देखिए क्या लिखा है। मुंज भणई मुलावई जुम्बई चूरी टक्कर सै खंड थिए तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणावलती, गए हुए यौवन को न पछता, यदि शर्करा के जो खंड हो जाए तो भी यह चूरा ऐसी मीठी ही रहेगी। देखिए, आज उदाहरण देते हैं लोग कि मिठास कभी जाती नहीं है वगैरह, तो ये कितने पहले थे। आगे क्या है। जामति पच्छई संपजई सामति पहली होई मुंज भणई मुलावती बिघन न बढ़ई कोई। ये भणई
आप विद्यापति के में ज़्यादा देखोगे, ठीक है। संकेत है यहाँ पर ये, इसी प्रेरणा लेकर विद्यापति की रचनाएं हैं। मतिया बुद्धि प्राप्त होती है यदि पहले हो, तो मुंज कहता है मृणावल्ती विघ्न किसी को न घेरे, यानी मृणावल्ती को इन्होंने मृणावती को संबोधित करके जो चीजें लिखी है ज्ञान की ही है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि ज्ञान के संबंध में ही ये लिखते थे, लेकिन इन्होंने किसी को संबंधित की है। देखिए, बाह बिछोड़ी बाहा बिछोबी जिहतु हई ते वही कादोसु, येहू ठी है जस निरसही जानहु मुंज सरयोहु। बाह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय में से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है, यानी कि अब मृणावती का वाक्य। एहु जम्बू न गौगियु भड़सीरी खग्गु न भग्गू, तिखा तुरई न माणिया गोरी गली न लग्गू। यह जन्म व्यर्थ गया, न सूरों के सिर पर खग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोश की सुंदर गले लगा। यानी कि जो लोग पछतावा करते हैं उनके लिए है ये। देखिए, यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ से प्रेरणाएं बहुत ली गई है। जैसे कि आप अगर प्रेमाख्यानी काव्यों में देखोगे तो किसी को संबोधित करके लिखा गया है, सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है। आप मानोगे तोते संबोधित कर वहां पे कई लाइनें ऐसे संबोधित करने के शुरू होती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये शब्द हैं वो आगे चलकर मैथिली में आते हैं, ठीक है। तो मैथिली को भी आप यहीं से कैच कर सकते हैं। आगे देखिए, फुटकर रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं, ठीक है। अब एक और कवि देखिए आप, विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं जैसे, यानी प्राकृत पिंगल सूत्र जो आपने सुना होगा मिलता है विद्याधर नाम के एक कवि ने कन्नौज के राजा जयचंद। जयचंद का नाम से आप समझ सकते हो कि जयचंद का नाम जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान के समय का, तो उसी समय के ये थे जय विद्याधर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इनके बारे में भी कुछ उदाहरण है। देखिए कौन से उदाहरण है विद्याधर के, भज भज्जी बंगा बंगलिंगा चले, भट्ठा धिट्ठा लगिट्ठा कट्ठा सूरट्ठा भय पाव पले, चंपारण कंपा बप्पय झप्पा उत्ती उत्ती जीव हरे, कारी सर राणा क्यू पहाना विद्याधर भानुमती वरे। चंपारण आप देखेंगे बिहार का चंपारण। तो कन्नौज के राजा जयचंद की तो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने उदाहरण के रूप में यहाँ पे काम लिया है, ठीक है। तो इनकी क्या है, यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम शताब्दी 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज का समय 13वीं शताब्दी ही है। नेक्स्ट कवि आप देखेंगे सारंगधर। देखिए सारंगधर, इनका अनुवाद, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही, अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित ग्रंथ भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे और उन्हें भोपाल दामोदर देवदास, ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। लक्ष्मीधर का भी नाम कवियों के रूप में लिया जाता है। तो सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357, 1300 पूरा समय फिक्स आएगा इनका, में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के पीछे अर्थात विक्रमी संवत 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जा सकता है। सारंगधर पद्धति से सामंत्र और भाषा चित्त काव्य दिए गए हैं, जिनमें बीज में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उन्होंने उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ एक श्लोक देखिए,
श्लोक से तात्पर्य है कि ये संस्कृत की परंपरा में रचना करते थे, लेकिन इनकी भाषा हिंदी में ये जो मिली जुली उसी समय की। नून बादल छोई खेह पसरी निश्रावण शब्द खर शत्रुं पाड़ी लुटाती तोड़ निसोएव बण तु भट्टुटा झूठे गर्व भरा मलानी सहसों से कंठ मेरे कहे खंड पाग निवेश जाहि शरणम श्रीमदीव विभुम। देखिए, अगर आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि इसमें अनेक प्रकार से संस्कृत भाषाओं का पुट है। तो ये संस्कृत के अच्छे जानकार थे, और यहाँ पर ये जो आपके मल्लदेव है और ये सारंगदेव सारंग है, और इसके बाद जो यहाँ तत्कालीन आया है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन जिसे आप जानते हैं कि हमीरदेव चौहान, इनका समय एक ही मानता है। इसमें अगर प्रमाण को मिल रहा है हमीरदेव इस समय के थे, तो आप मानिए कि सारंगधर भी उस समय के थे। ठीक है, तो एक बार देख परंपरा सारंगधर मीर रासमक वीर काव्य की भाषा में रचना की। ये काव्य आजकल नहीं था, उसके अनुकूल का लिखा हुआ एक ग्रंथ मीर रासो नामक है। प्राकृत उलटते और वीरता के कई पद छंदों के उदाहरण भी मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासो के ही, अतः ऐसे नीचे पद दिए गए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि अभी मैं आपसे व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक बार आप इसमें मुख्य रूप से ये जान लीजिए कि जब आप जानेंगे कि हमीर रासो लिखा किसने है, तो इसमें बहुत सारे बाधाएं मिलती हैं। इसीलिए आप देखिए कि हमीर रासो के समय का पता नहीं है, क्योंकि हमीर रासो ही खुद ही नहीं मिला, तो कोई दूसरा हमीर रासो उन्होंने बाद में लिखा ऐसा बताता है, लेकिन कोई पता नहीं है। इसीलिए आप देखिए एक बार, ढोला मारिए ठिल्ली मह मुच्छ शरीर पूर्व जज्जला मंत्रीवर चले ही वीर हमीर पाऊ भर मेढ़ई कंपई दिग्मण ठह अंधार दूल सुरही अच्छा ही अंधार आन सुरखाणुक उल्ला दरमीरी दशमी पिख पारू दिल्ली मह ढोला। देखिए, जल्ला जो है, ये जल्लल नाम का एक इनका मंत्री था, उसके लिए कहा गया जलाल। तो जल्लल नाम का एक मंत्री था, इसके लिए कहा गया। तो क्या कहा गया, दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर जज्जल करके हमीर के चरण के बाहर से पृथ्वी कांपती है, विशाल के मार आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है, औल में खुरमानी ले आए विपक्षियों के दलमल कर दबाए, दिल्ली में ढोल बजाया गया। यानी कि दिल्ली जब उन्होंने हमीरदेव चौहान ने जीती, तब यहाँ पर उनकी प्रशंसा के रूप में ये लिखा। तो यहाँ पर वीर रथ और बताया गया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए, पेंधौ दृढ़ सन्नाह बाह ऊपरी पत्थर दही बंधु समधिरण उद्धन सेहु साही हमीर बाण लई अडहु भणई भमहि पूसी सही झल्लहु पत्थर ढेली पेली पप्पऊ अपकालऊ हमीर कच्छ जज्जल भणई को हड़नाई मही मही जल्लऊ सुली तान शीस करवाल दई तज्जी कलेवर दीव लऊ। ये भाषा आप समझ के अगर कहीं से अनुमान लगा सकते हैं, तो ये आप देखिए कि ये भाषा आपके कालीन क्षेत्र विशेष मध्य प्रदेश की तरफ की, और यहाँ पे ढूंढाड़ी भाषा में मिलता जुलता रूप है इसमें कुछ शब्दों का। आप देखिएगा एक बार गौर से, अगर आप पढ़ेंगे तो दृढ़ सन्नाटे पहने वाहनों के ऊपर वाली बंधु बांधवों से विदा कर रण में धसी हमीर शाही का वचन लेकर तारों में नब्बंद में फिराऊं तलवार शत्रु के सिर पर झंडू पाखर
से पाखर ढेल ढेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि अमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से चल रहा हूं। सुल्तान के सिर पर खड़क देखकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। यानी कि जज्जल का राणा हम्मीर के प्रति समर्पण इसमें दिखाया गया है। आगे का देखिए एक बार दोहा। ये दोहा नहीं है, इसको कहने में गलती नहीं करना, ये एक पद्य है बस। क्योंकि इसको दोहा कहने में ऐसा है कि अगर दोहा उस समय था तो इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, और इसमें दोहा एक विशेष छंद होता है, इसलिए ये पद्य है बस, कुछ भी नहीं, ये पद्य है। हर दरमऊ धरणी तरणी देह धुलई झंपई कमठ, ये देह है, ठीक है, देह देह कमठी पिठ टपरी मेरु मंदर सिर कंपई कोहु चली हमीर वीर गजऊ सुनते थी क्यों कठ हाँ कंद मुच्छे में छौके पुत्ते। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही है भाषा, और या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार बता रहा हूँ, तो आप जब वीडियो देखें तो इसको एक बार स्लो करके देख लें, तो एक एक शब्द आपके समझ आएगा, और हो सकता है कुछ अशुद्धि हो तो आप अपने हिसाब से किताब में देख सकते हैं। चरणों के भार से पृथ्वी दलबल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढका, कमर की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरुदंड की चोटियां कांप उठी, गुथ जुथ से साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, म्लेच्छों पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। देखिए हमीर के बारे में रचना ही तो है ये सब। अब रचना यहाँ पर नोट डाउन करिएगा आप कि श्रीमान जी ने शुक्ल जी ने कहा है कि यहाँ से हमीर रासों के बाद में अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा खत्म। इसका मतलब अपभ्रंश काव्य अपना इस समय पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब की रचनाओं की परंपरा समाप्त होती है, यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1660 वर्तमान बीच विदेश भाषा के कुछ पद रखकर अपभ्रंश में छोटी पुस्तक रखी। उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तद्विद सर जॉर्ज ग्रियर्सन तब विद्यापति के संग्रह कर रहे थे। उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंध में 2 पुस्तकें भी उन्होंने उनकी लिखी। इनमें किसी का पता नहीं चला। दिन हुए पंडित शास्त्री नेपाल गए थे, उन्होंने वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली। समझ रहे हैं आप? इसमें इस पुस्तक में किस किस का सहयोग है? महामहोपाध्याय, हरिप्रसाद श्री भी उन्होंने और इनको बताया यहाँ पे ये 2 पुस्तक मिली। तो विद्यापति की भाषा भी अपभ्रंश में मानी जाती है, तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अपभ्रंश के बारे में 1-2 विद्यापति के पद देख लें। देखिए इन्होंने चर्चा की है तो यहाँ पे थोड़ा विवरण दिया है, विद्यापति अलग से भी है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका की चर्चा की है। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहक आदि का वर्णन, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के पद रखे हुए हैं। अपभ्रंश भाषा के दोहे, चौपाई, छप्पन, गाथा आदि ग्रंथ में किया गया है। ध्यान रखिए कीर्ति लता की बात है, और इसमें छंद कौन कौन से हैं एक बार आप देख लीजिए। कौन कौन से हैं? दोहा, चौपाई, छप्पे छंद हैं इनमें। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि पूर्वी अपभ्रंश, इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने कुछ उदाहरण देखिए। यानी इसकी विशेषता यह है कि पूर्वी जो हिंदी है उसमें पूर्वी मिलते हैं। रज्ज लद्द अलजान बुद्धि विक्रम बले हारल पास बसई विश्वासी राय गणे ही मारल मारंत राय रणलेरी पंडू में ही हा हा सद्द हो सुरार नयन नर नमन मान नयन धू है। यानी कि आपको समझ नहीं आया तो फिर आप एक बार और देखिए। रज्ज लुब्ध अलनान बुद्धि विक्रम बले हारल पास बईसी विश्वासी राय गयने सर मारल मारंत राय रण रोल पंडू में हाँ हाँ सद्द हुआ सरुराय नयर नयर रमण भाम नयन पुफिर धुआ। यानी कि इसमें कुछ शब्द आज की भाषा के हैं तत्कालीन के। उस समय पे वहाँ की लोकल भाषा अगर आप देखेंगे बिहार के साइड की तिरहुत की, तो ये शब्द मिलेंगे।
दूसरी विशेषता है कि विद्यापति ने अपभ्रंश की यह की है कि प्राय देश भाषा में कुछ अधिक लिए हुए है। इसमें तत्सम शब्दों संस्कृत शब्दों का व्यवहार वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वे प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है जैसे इस प्रकार के टकसाली अपभ्रंश। इसमें अगर आप देखें तो उस समय जो हमने अभी हेमचंद्र आदि की भाषाएं पढ़ी उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द थे, लेकिन इसमें देसी भाषा के ज़्यादा शब्द हैं। उन्होंने संस्कृत की एक तरीके से बनी बनाई परंपरा को अलग निकाला है अपनी परंपरा। देखिए एक उदाहरण और, पुरुषण ते पुरुषौ नहीं पुरुषौ जन्म मतेन जलला देन हु जलहु न जलहु पुरो धूमो। देखिए विद्यापति की भाषा होंगे तो 4-5 प्रकार की मिलती है। यहाँ पे उदाहरण भी है, गौर से आप देखिए, उनमें इनमें फर्क है। पुरते नहीं जम्मू ये सब में, तो भाषा में गौर करिए आप। जलदानेन ये आया संस्कृत, जलऊ तो ये आ गया डायरेक्ट देसी, पुंजऊ धूमो मत्तेन संस्कृत संस्कृत पुरुषऊ ये, इसीलिए यहाँ पे इसमें संस्कृत के कुछ शब्द है। विद्यापति प्योर संस्कृत में भी लिखते हैं, आप देखेंगे विद्यापति का अलग से परिचय हम आपको बताएंगे। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। देखिए अब बिल्कुल देसी भाषा आएगी। कतहु तरकू बरकर बार बाते बेगार मत्था चढ़ावे गाय का बोले दुरहिनिकार छोटहु तुरका भब्बैया। देखिए बोले सब इसमें भाषा के हैं। तो आप विद्यापति की भाषा कई वर्गों हैं के विशेष चर्चा करेंगे और यहाँ पे भी विशेष आएगा विद्यापति के बारे में। तो एक बार देखिए अपभ्रंश की कविताओं के जो नमूने, नए पुराने नमूने अब तक आ चुके हैं, उनकी बात ठीक अनुमान हो सकता है कि अब भाषा प्राकृत की रूढ़ी बंधी हुई है रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उदार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी औजार बनाए रख दिए हैं। तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों के से बहुत कुछ उठ चुका। प्राकृत जैसे यौवन परंपरा का पालन है। इस परंपरा पालन का से अच्छी तरह उपयोग होता है। तो हम अपभ्रंश के शब्द में मीठी दोनों उपयोग में हैं, तब उस काल की मीठी होने में कोई संदेश नहीं हो सकता है। ध्यान देने की बात इस भाषा की और अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच पद कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका आदिकाल का प्रकरण 2 जिसका नाम अपभ्रंश काव्य था। अब देखेंगे इसमें के बारे में हम आपसे अलग चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही अन्य मूल साहित्यिक, ताकि हमारा हम अधिक आपकी मूल साहित्यिक इन भाषाओं से आप विदाई। धन्यवाद।